Hello friends, today we will talk about homeostasis and we try to get answer of some questions like what is homeostasis and which type of body system involved in homeostasis and human's body, how to maintain their internal environment, and all these type of questions we will cover under this video lecture. And it's a very interesting video lecture on homeostasis, and keep watch it till the end, and all chapters we will understand with the help of color diagram. And I hope after watching this video, you have no doubt related to homeostasis. Okay, let's start with the index card of homeostasis. इंडेक्स कार्ड में आप देख पा रहे होंगे चैप्टर एंड सब चैप्टर है, और अपन इसी इंडेक्स कार्ड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन सभी चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे. चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस एंड देयर सब चैप्टर वर्ड मीनिंग, हिस्ट्री, डेफिनेशन विद शॉर्ट एग्जांपल्स एंड होम्योस्टेटिक रेंज. इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे. एंड चैप्टर सेकंड है मेजर बॉडी सिस्टम्स विच मेंटेन homeostasis and their subchapter is integumentary system, skeletal system, respiratory system, digestive, endocrine, nervous, and cardiovascular lymphatic system. And chapter third balance of homeostasis and their subchapter is feedback system. And chapter fourth three main component of feedback system and their subchapter is detector, control center, and effector. And next chapter fifth types of feedback system with example, and subchapter is a negative feedback system and example blood pressure. We will use a blood pressure example in next slides. And second type है positive feedback systems, example child birth. टोटल 5 चैप्टर्स हैं जिनके बारे में अभी आगे बात करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस. इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस. First subchapter है word meaning. Homeostasis is a Greek word. Homeos means similar or resembling and stasis means standing. Homeostasis एक ग्रीक वर्ड है और दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, होम्योस एंड स्टेसिस. होम्योस का मीनिंग होगा सिमिलर और रिजेम्बलिंग एंड स्टेसिस का मीनिंग होगा स्टैंडिंग. ओके. एंड सेकंड सबचैप्टर है हिस्ट्री. In 1849, French physiologist Claude Bernard described the concept of regulation of internal environment. 1849 में क्लाउड बेर्नार्ड ने फर्स्ट टाइम रेगुलेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट दिया था. एंड ही गिव्स सम फैक्ट लिविंग ह्यूमन बॉडी कंट्रोल और मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच कॉल्ड इंटरनल रेगुलेशन सिस्टम ऑफ लिविंग बॉडी. इन्होंने कुछ फैक्ट बताए थे. इसमें इन्होंने बताया था कि ह्यूमंस बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू कंट्रोल या मेंटेन करके रखती है, जिसको इन्होंने इंटरनल रेगुलेशन सिस्टम का नाम दिया. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इन 1926 अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट वाल्टर ब्रेडफोर्ड कैनन वाज कॉइन्ड वर्ड होम्योस्टेसिस. 1926 में वाल्टर कैनन ने होम्योस्टेसिस वर्ड बनाया था, और या फिर ये भी बोल सकते हैं कि क्लाउड बेर्नार्ड के रेगुलेशन कंसेप्ट को ही होम्योस्टेसिस नाम दिया गया. एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1932 ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट जोसेफ बारक्रोफ्ट, अकॉर्डिंग टू बारक्रोफ्ट स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी नेसेसरी फॉर मोस्ट ब्रेन फंक्शंस. 1932 में जोसेफ बारक्रोफ्ट ने बताया था कि प्रॉपर ब्रेन फंक्शन के लिए बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल या मेंटेन होना जरूरी है. एंड इसी ही चैप्टर में थर्ड सब चैप्टर है होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस मीन्स इंटरनल स्टेबिलिटी एंड होम्योस्टेसिस इज मेंटेन द इंटरनल स्टेबल कंडीशन ऑफ लिविंग ह्यूमन बॉडी. होम्योस्टेसिस एक प्रकार का बॉडी का इंटरनल सिस्टम है जो लिविंग बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट या मेंटेन करके रखता है. होम्योस्टेसिस इज मेंटेन द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड. एंड एग्जाम्पल है ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल, थ्रेस्ट, चाइल्ड बर्थ एंड कोगुलेशन. एंड फोर्थ सब सेक्टर है होम्योस्टेटिक रेंज. ह्यूमंस बॉडी डिपेंड ऑन कंट्रोल कंडीशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. बॉडी के सभी फंक्शंस बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, या फिर आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं है तो बॉडी के फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे. एंड होम्योस्टेटिक रेंज आल्सो कॉल्ड प्रीसेट लिमिट ऑफ ह्यूमन बॉडी. इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. बॉडी ग्लूकोज लेवल रेंज
between 80 ml to 120 ml per deciliter, यानी कि कंट्रोल कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल 80 to 120 ml पर डेसीलीटर के बीच में एग्जिस्ट करता है। और अगर कोई पर्सन लंच या डिनर स्किप करता है तो उसका ग्लूकोज लेवल गिर जाएगा और इस प्रकार से होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस हो जाएगा। सेम ऐसे ही अनदर एग्जांपल है जैसे कि ब्लड प्रेशर है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज 130 सिस्टोलिक टू 80 डायस्टोलिक mmHg के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस और यहाँ पर अपन ने 4 पॉइंट कवर किए हैं जिसमें वर्ड मीनिंग, हिस्ट्री, होम्योस्टेसिस एंड होम्योस्टेटिक रेंज। एंड नेक्स्ट चैप्टर है मेजर बॉडी सिस्टम विच मेंटेन होम्योस्टेसिस। टोटल 8 सब चैप्टर कवर अंडर दिस वीडियो लेक्चर। Okay, start with the integumentary system. Major contribution in homeostasis system and as a largest organ of human body. स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है वेट में और स्किन का टोटल वेट अराउंड 5 kg तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेगुमेंट्री सिस्टम मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, सेंड सेंसरी इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्ट बॉडी, एक्सक्रीट वेस्ट एंड स्टोर वाटर, फैट, ग्लूकोज एंड विटामिन डी। स्किन बॉडी के बहुत से फंक्शंस को मेंटेन करके रखता है जैसा कि सेंड सेंसरी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, जब भी स्किन को टच किया जाता है तो स्किन के टेक्टाइल सेल्स उसको डिटेक्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे कंट्रोल सेंटर या ब्रेन को और कंट्रोल सेंटर से आउटपुट आएगा और देखा जाएगा स्किन को किसने टच किया है एंड एप्रोप्रिएट एक्शंस लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एंड अनदर फंक्शन है प्रोटेक्ट बॉडी। स्किन बॉडी के इंटरनल पार्ट और को प्रोटेक्ट करती हैं, इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं एक्सटर्नल हैजार्डियस मटेरियल से या फिर यूवी लाइट से। एंड अदर फंक्शन है एक्सक्रीट वेस्ट जैसे कि स्वीट और सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक्सक्रेशन होना। स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। अपर लेयर को एपिडर्मिस बोलेंगे और लोअर लेयर को डर्मिस बोलेंगे। यहाँ पर आप स्किन का डायग्राम भी देख रहे होंगे जिसमें हेयर शाफ्ट एपिडर्मिस, ऑयल ग्लैंड डर्मिस, लिम्फ वेजल्स, सबक्यूटेनियस लेयर, हेयर फॉलिकल्स पार्ट को डिपेक्ट किया गया है। ये बहुत ही बेसिक डायग्राम है इंटेगुमेंट्री सिस्टम का और जब भी बात करेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे और अभी सिर्फ बेसिक जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपना फोकस होम्योस्टेसिस पर है तो अपन टारगेट से डाइवर्ट नहीं होंगे और साथ ही अपने को होम्योस्टेसिस से रिलेटेड सभी पॉइंट को कवर करना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड है सेकेंड सब चैप्टर इज स्केलेटल सिस्टम। Skeletal system has major contribution in maintain homeostasis balance of body and skeletal system is internal framework and support body structure। होम्योस्टेसिस सिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में स्केलेटल सिस्टम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। एंड इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को इंजरी से बचाता है। फॉर एग्जांपल, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स होती हैं और सेम ऐसे ही ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल होती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम आरबीएम। मे बी आपको आरबीएम के बारे में पता होगा, इसकी फुल फॉर्म रेड बोन मैरो है एंड ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है और आरबीएम से आरबीसी डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है और इस प्रोसेस को होम्योपोसिस के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट स्टोर कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम मिनरल्स। आप जानते हैं ना कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत बड़ा एलिमेंट है। अबाउट कैल्शियम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो, माइनर एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो यू कैन वॉच फॉर मोर इंफॉर्मेशंस। एंड नेक्स्ट स्लाइड है थर्ड सब सेक्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्टिसिपेट इन होम्योस्टेसिस एंड हेल्पिंग इन एक्सचेंज गैस। Respiratory system maintain many metabolic reaction in the body। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन और होम्योस्टेसिस सिस्टम को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा बॉडी की बहुत सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट करने में भी हेल्प करते हैं ये सिस्टम।
रेस्पिरेशन सिस्टम में ऑक्सीजन का इनहेलेशन होगा एयर टू ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन होगा ब्लड टू एयर, and it helping in identify smell, and it participate in producing energy. And last point है maintain blood pH. सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल मिलकर एटीपी प्लस H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं, और एटीपी का एज ए एनर्जी यूज किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल कर दिया जाएगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल नहीं किया जाए तो क्या होगा, बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि बॉडी के सेल्स के लिए टॉक्सिक हो सकता है, और इसी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन बहुत जरूरी है, और इस प्रकार से ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखता है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। एंड नेक्स्ट फोर्थ सबसेक्टर डाइजेस्टिव सिस्टम. Digestive system is a major supplier of nutrients and is helping in maintain homeostasis system of body. न्यूट्रिएंट से एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि एनर्जी का एक मेजर पार्ट है, और इस प्रकार से बॉडी की एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंज्यूम फूड सब्सटेंस एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. Digestion has complete under 3 stages: cephalic phase, gastric phase and intestinal stage, या फेज भी बोल सकते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस 3 स्टेज या फेज में कंप्लीट होता है, और इन तीनों फेज के बारे में जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात करेंगे डिटेल में समझेंगे। एंड नेक्स्ट है फिफ्थ सबसेक्टर है एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम इज द पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस एंड मेंटेन बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट. Endocrine system responsible for regulate metabolic function of body. एंडोक्राइन सिस्टम का मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने में, एंड एंडोक्राइन सिस्टम का मेन फंक्शन है हार्मोन्स का सेक्रेशन करना, और हार्मोन्स बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन या रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है एंड रिप्रोडक्शन है. हार्मोन्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड स्ट्रीम टू डिफरेंट ऑर्गन. हार्मोन्स को एक स्पेसिफिक ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है और ब्लड के थ्रू ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है. फॉर एग्जांपल पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसका यूज कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने में होता है. सेम ऐसे ही सभी ग्लैंड के डिफरेंट फंक्शंस हैं. एंड एंडोक्राइन सिस्टम पार्टिसिपेट इन मेनी बॉडी फंक्शंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी टेम्परेचर. एंड साइड में आप डायग्राम भी देख पा रहे होंगे, जिसमें कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, एड्रिनल है, पैंक्रियाज है, ओवरी है, टेस्टिस है. इनके बारे में भी अपन एंडोक्राइन सिस्टम पर जब भी बात करेंगे इसको डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं. सो अभी के लिए अपन बेसिक सिर्फ बात करेंगे जो होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है. एंड नेक्स्ट चैप्टर है सिक्स्थ सबसेक्टर है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ होम्योस्टेसिस. नर्वस सिस्टम होम्योस्टेसिस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है, और इसको आगे की स्लाइड में एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार से होम्योस्टेसिस को बैलेंस करने में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है. एंड इट मेंटेन एंड रेगुलेट ऑल बॉडी फंक्शंस. नर्वस सिस्टम हैव टू पार्ट, सीएनएस एंड पीएनएस. सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रहेंगे, और पीएनएस में ऑल नर्व टिश्यू एंड सेल्स आउटसाइड ऑफ सीएनएस एंड स्पाइनल कॉर्ड. एंड थर्ड पॉइंट है नर्वस सिस्टम रिसीव एंड सेंड नर्व इम्पल्स विद इन मिलीसेकेंड एंड रेस्पॉन्ड क्विकली. जैसा कि अपन ने बात कर ली है, नर्वस सिस्टम बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, और इसको जो भी इनपुट मिलेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, ये उसको एनालाइज करके आउटपुट देगा इफेक्टर को, और ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड में कंप्लीट होगा. एंड नेक्स्ट सबसेक्टर है सेवन सबसेक्टर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द की पार्ट ऑफ मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेन पार्ट है ह्यूमन बॉडी का,
जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन या रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मेजर पार्ट हार्ट एंड ब्लड वेजल्स हैं। CVS allow blood to transport and circulate oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormone and lymph fluid. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को ब्लड के थ्रू होल बॉडी में सर्कुलेट या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड to body and deoxygenated blood to the lungs, and cardiovascular system regulate internal environment of human body। और साइड में आपको हार्ट का बीटिंग डायग्राम भी देख पा रहे होंगे आप, जिसमें सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सेप्टम एंड ओर्टा को इन पार्ट को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। इसके अलावा भी हार्ट के बहुत से ऐसे पार्ट है जिनको अपन अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है 8th subchapter lymphatic system। Lymphatic system play a major role in maintaining homeostasis system of human body and has many functions। Lymphatic system is a part of circulatory system and human system। Lymphatic system एक प्रकार का वाइट विस्कस फ्लूइड होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेटेड होता है, एंड लिम्फेटिक सिस्टम को इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं। मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज it protect human body against foreign particles and the absorb of fat। ये दोनों ही मेन फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम के। और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 बैलेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल causes frequently interrupt of homeostasis system where human body try to restore changed condition। होम्योस्टेसिस सिस्टम रेगुलरली डिस्टर्ब होता है इंटरनल या एक्सटर्नल कॉजेज से, जिसमें कुछ टेम्परेरी कॉज हो सकते हैं और कुछ प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, और बॉडी हमेशा ही चेंज कंडीशन को रिस्टोर करती है, और ये एक सब सिस्टम के थ्रू होता है जिसको फीडबैक सिस्टम बोला जाता है। इंटरनल कॉज में जो टेम्परेरी कॉजेज होंगे उसमें बॉडी फ्लूइड है, ब्लड प्रेशर है, ग्लूकोज लेवल है, एंड डिफिशियंसी ऑफ सम मिनरल्स, ये सब टेम्परेरी चेंज होते हैं और कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई पर्सन लंच स्किप करता है तो उसका ग्लूकोज लेवल गिर जाता है, और जब भी कुछ खाएगा तो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाएगा या रिस्टोर हो जाएगा। एंड सेकेंड है कुछ कॉज प्रोलॉन्ग होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, जैसे कि सीवियर पैथोलॉजिकल कंडीशन है और मेजर सर्जरी है। और कुछ कॉज एक्सटर्नल कॉज भी हो सकते हैं जिसमें टेम्परेरी हैं, और टेम्परेरी में टेम्परेचर है, वर्कलोड है, इसमें भी होम्योस्टेसिस का इम्बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल, जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो बॉडी से एनर्जी का कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, और इन केस कोई पर्सन प्रॉपरली डाइट नहीं ले रहा है तो होम्योस्टेसिस के इम्बैलेंस का एक मेन रीजन हो सकता है। और कुछ कॉज प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस का इंटेक करना। ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स है। इंसेक्टिसाइड्स में मेलाथायोन, पैराथायोन है, और कुछ गैस भी हो सकती है जैसे कि सेरिन है। इन सभी की वजह से बॉडी पर मेजर टॉक्सिक इफेक्ट होता है और लॉन्ग टाइम तक इनका इफेक्ट रहता है, और इन सभी टेम्परेरी एंड प्रोलॉन्ग कॉज को रिस्टोर करने के लिए बॉडी का फीडबैक सिस्टम वर्क करता है। एंड साइड में डेफिनेशन भी लिखा हुआ है फीडबैक सिस्टम का। इम्बैलेंस या डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस सिस्टम रिस्टोर थ्रू इंटरनल बॉडी सिस्टम विच कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम रेगुलरली मॉनिटर ऑफ बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट एंड ट्राई टू रिस्टोर चेंज कंडीशन। जैसा कि अपन ने बात कर ली है, फीडबैक सिस्टम का काम होता है इम्बैलेंस को बैलेंस करना या रिस्टोर करना, और रेगुलरली बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना। फीडबैक सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। एंड नेक्स्ट चैप्टर है 3 मेन कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर, ये तीनों ही की पार्ट है फीडबैक सिस्टम के। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्टर के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफाई द चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी एंड सेंड मैसेज सेंड टू कंट्रोल सेंटर। बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होगा
उसको डिटेक्ट किया जाएगा और कंट्रोल सेंटर को मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। डिटेक्टर एक प्रकार के रिसेप्टर होते हैं जो मॉनिटर करते हैं बॉडी के इंटरनल चेंजेस को। एंड सेकेंड है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर रिसीव द मैसेज फ्रॉम डिटेक्टर and analyze of message and send command to appropriate effector। डिटेक्टर से मैसेज रिसीव करने के बाद उस मैसेज को एनालाइज किया जाएगा और कमांड सेंड कर दी जाएगी अप्रोप्रिएट या सुटेबल इफेक्टर को। एंड थर्ड है इफेक्टर रिसीव द कमांड फ्रॉम कंट्रोल सेंटर एंड टेक एक्शन एंड ट्राई टू रिस्टोर सेंस कंडीशन। इफेक्टर को कंट्रोल सेंटर से जो भी कमांड मिलेगी उसको रिसीव करेंगे और सेंस कंडीशन को वापस से रिस्टोर करने के लिए ट्राई करेंगे। ये तीनों ही मेन कंपोनेंट हैं और तीनों फीडबैक सिस्टम में कैसे वर्क करते हैं वो अपन आगे की स्लाइड में बात करेंगे और एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट स्लाइड है सिंपल व्यू ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम को समझने के लिए हमने बहुत ही बेसिक सिंपल व्यू तैयार किया है और आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कोई रेजिडेंशियल एरिया है और सभी कंडीशन अंडर कंट्रोल है और सभी लोग आराम से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे यहाँ पर सडनली कोई स्टिमुलेशन होता है या कंडीशन चेंज होती हैं, जैसे कि कोई इग्नाइट हो गया या अर्थक्वेक आ गया या लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई, तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन नहीं रहेगी। और आगे क्या होगा, यहाँ पर जो भी कंडीशन चेंज हुई होगी उसको डिटेक्ट किया जाएगा डिटेक्टर के थ्रू। डिटेक्टर कोई नियर पुलिस हो सकती है और वो इस बात को नोट करेंगे कि असल में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई है। उसकी रिपोर्ट आगे कंट्रोल सेंटर को सेंड करेंगे। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर इस रिपोर्ट को एनालाइज करके जो भी सूटेबल एक्शन होगा उसकी रिपोर्ट इफेक्टर को सेंड करेंगे। इफेक्टर कौन होगा, वो जो उस चेंज या स्टिमुलेट कंडीशन को रिस्टोर कर सके। इफेक्टर का सिलेक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जैसे कि इग्नाइट हुआ है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाएगी और अगर फाइट हुई है तो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को भेजा जाएगा कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए। और आगे इफेक्टर के द्वारा सेंस कंडीशन को नॉर्मल कर दिया जाएगा या रिस्टोर कर दिया जाएगा। आई थिंक आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि फीडबैक सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है और आगे की स्लाइड में इसको ह्यूमन बॉडी से रिलेट करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में फीडबैक सिस्टम वर्क करता है। एंड नेक्स्ट स्लाइड है फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट अंडर कंट्रोल है या होम्योस्टेसिस सिस्टम बैलेंस्ड है, नॉर्मल कंडीशन है और किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल कॉजेज से स्टिमुलेशन होता है या कोई कंडीशन नॉर्मल से चेंज हो जाती है तो उसको ऑब्जर्व या मॉनिटर किया जाएगा डिटेक्टर यानी कि रिसेप्टर के थ्रू। और रिसेप्टर इनपुट सेंड करेंगे कंट्रोल सेंटर को नर्व इम्पल्स के थ्रू और कंट्रोल सेंटर पर इनपुट को एनालाइज किया जाएगा और आउटपुट सेंड किया जाएगा इफेक्टर को। इफेक्टर कंडीशन के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करेगा और चेंज या इम्बैलेंस कंडीशन को रिस्टोर किया जाएगा या फिर बैलेंस किया जाएगा। इस प्रकार से ह्यूमन बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रहता है और ये कंटिन्यूसली डिस्टर्ब होता है और कंटिन्यूसली इसको रिस्टोर किया जाता है फीडबैक सिस्टम के थ्रू। एंड आगे की स्लाइड में बात करेंगे टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार के फीडबैक सिस्टम वर्क करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इनको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट स्लाइड है टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं फीडबैक को नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। ह्यूमन बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में ज़्यादातर फंक्शंस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पर बेस्ड हैं और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू बॉडी के बहुत से फंक्शंस को रेगुलेट या मेंटेन किया जाता है। एंड ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूसली नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो करती है या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का मेजर रोल है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज मोस्ट important feedback system for regulating internal environment of body. The negative feedback system, also called inhibitory feedback system, and try to restore previous normal condition.
नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को इनहिबिटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह स्टिमुलेट कंडीशन को इनहिबिट करता है, इसलिए इसको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जैसे कि ब्लड प्रेशर है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स है, टेम्परेचर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वाटर बैलेंस है। इन सब में अगर कोई चेंजेस होता है या इम्बैलेंस होता है तो उसको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू रिस्टोर किया जाएगा या बैलेंस किया जाएगा। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एग्जाम्पल है ब्लड प्रेशर। यहाँ पर ब्लड प्रेशर का एग्जाम्पल यूज करके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को और डिटेल में समझेंगे। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोई पर्सन है जो हैप्पी है और बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल है या नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और किसी स्टिमुलेशन से जिसमें इंटरनल या एक्सटर्नल कॉज दोनों या कोई ये हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाएगा रिसेप्टर के थ्रू। रिसेप्टर जो ब्लड वेजल्स पर प्रेजेंट होंगे उसको डिटेक्ट करेंगे, बैरो रिसेप्टर होंगे, वो डिटेक्ट करेंगे और कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन को इनपुट सेंड किया जाएगा नर्व इम्पल्स के थ्रू, और आगे कंट्रोल सेंटर से आउटपुट सेंड किया जाएगा इफेक्टर को। यहाँ पर इफेक्टर हार्ट और ब्लड वेजल्स हो सकते हैं, और रेस्पॉन्स में हार्ट अपनी हार्ट रेट कम करेगा और ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और आगे कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी या ब्लड प्रेशर रिस्टोर हो जाएगा। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जांपल था। और नेक्स्ट स्लाइड में पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। चाइल्ड बर्थ के एग्जांपल से समझेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को। सेकंड है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ एंड रिजल्ट और एडेड मोर इफेक्ट। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में रेस्पॉन्स को और इंक्रीज किया जाएगा इफेक्टर के द्वारा, या फिर ऐसे कहें कि सेम प्रोसेस इफेक्टर के द्वारा फॉलो किया जाएगा, जबकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में प्रोसेस को इफेक्टर के द्वारा इनहिबिट किया जा रहा था, यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, इसलिए ही इसको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में भी लाइफ थ्रेटनिंग बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर इसके साइकिल को ब्रेक नहीं किया जाए तो। बॉडी में फॉर्चुनेटली पहले से ही ऐसे सिस्टम या मैकेनिज्म बने हुए हैं जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की साइकिल में इंटरप्ट करते हैं या उसको ब्रेक करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जैसे कि चाइल्ड बर्थ है, ब्लड क्लोटिंग है। यहाँ पर अपन चाइल्ड बर्थ का एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है और कैसे इसकी साइकिल को ब्रेक किया जाता है। आप डायग्राम देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और सभी कंडीशन अंडर कंट्रोल है। आगे स्टिमुलेशन से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है जिससे सर्विक्स की स्ट्रेचिंग होगी और तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। यहाँ पर सर्विक्स रिसेप्टर भी प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीटोसिन को डिटेक्ट करेंगे और इनपुट सेंड करेंगे कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन को, और ब्रेन आउटपुट सेंड करेगा इफेक्टर को यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे और ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना, पहले भी ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जा रहा था और इफेक्ट में भी ऑक्सीटोसिन ही रिलीज किया जा रहा है। एंड इन रिस्पॉन्स सर्विक्स मोर स्ट्रेस्ड। एक प्रकार से प्रोसेस को कंटिन्यूसली फॉलो किया जा रहा है और चाइल्ड का बर्थ होने के साथ ही ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। एंड ये एक एग्जांपल था पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का, और आप समझ गए होंगे आई होप कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है। सेम ऐसे ही प्रोसेस फॉलो किया जाता है ब्लड क्लोटिंग में। मेजर इंजरी में ब्लड लॉस अगर कंटिन्यूसली हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसलिए ब्लड का क्लोट बनना बहुत ही जरूरी है। तो ये दोनों एग्जांपल थे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के। एंड थैंक यू so much for watching our videos.